नमस्कार बच्चों, मैं सोनू साकला से सुमेर उच्च माध्यमिक विद्यालय की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। क्लास 9 ज्योग्राफी चैप्टर 3 कर रहे थे, अपवा तंत्र। इसमें हमने भारत की है जो हिमालय से निकलने वाली नदियों के बारे में पढ़ लिया था और उसे मानचित्र में भी समझ लिया था। आज हम करेंगे प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियां। प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियों से पहले हम प्रायद्वीप की स्थिति समझ ले कि प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियां है जो किस तरह से है जो बहती हुई अपना जल बंगाल की खाड़ी व अरब सागर में ले जाती है। सबसे पहले प्रायद्वीपीय पठार की स्थिति। प्रायद्वीपीय पठार की शुरुआत यहाँ से मालवा के पठार से होती है। मालवा के पठार से ये छोटा नागपुर के पठार तक फैला हुआ है। नीचे ये दक्षिणी भारत में नीलगिरी व अनाईमुली की पहाड़ियों तक ये फैला हुआ है। इस तरह से ये पूरा प्रायद्वीपीय पठार का शेप है, त्रिभुजाकार आकृति का है। प्रायद्वीपीय पठार के जो मध्य मालवा के पठार के पास का क्षेत्र है ये कहलाता है मध्य उच्च भूमि क्षेत्र। मध्य उच्च भूमि क्षेत्र से निकलने वाली नदियां, ठीक है, जिसमें से आप पढ़ेंगे नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, आपने पहले पढ़ लिया, चंबल नदी, बेतवा नदी, सोन नदी। ये सारी प्रायद्वीपीय पठार के मध्य उच्च भूमि से निकलने वाली नदियां कही जाती हैं। मध्य उच्च भूमि में कुछ नदियां हैं जो अपना जल ले जाती है पश्चिम की तरफ। इसमें मुख्य रूप से आप सबको नर्मदा और ताप्ती नदियां ध्यान रखना है। ये सतपुड़ा विंध्याचल की पहाड़ी या अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। अपने पश्चिम की तरफ बहती हुई ये मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात को पार करके ये अपना जल है जो अरब सागर की ओर ले जाती है। इसी तरह ताप्ती नदी है, ये भी है जो पूरा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के क्षेत्रों को पार करते अरब सागर में अपना जल ले जाती है। अब पश्चिम की ओर ले जाने वाली जल में इन दोनों नदियों को ध्यान रखना है। नर्मदा व ताप्ती नदी ये मध्य उच्च भूमि से निकलती है, पश्चिम की ओर इसका प्रवाह है, अरब सागर में अपना जल ले जाती है। तीसरा यह ध्यान रखना है कि पश्चिम की ओर ले जाने वाली नदियां अपना जल जब अरब सागर में मिलाती है तो ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। ज्वार नदमुख यानी यहाँ पानी है जो ऊंचाई से नीचे गिर रहा है तो ज्वार नदमुख बनाती है। ये पश्चिम से और जाने वाली नदियों का प्रवाह क्षेत्र है जो प्रायद्वीपीय पठार में मुख्य रूप से ये दोनों नदियां हैं। अब प्रायद्वीपीय पठार की दूसरी नदियों को ध्यान रखना है जो मुख्य रूप से है जो पश्चिमी घाट से निकलती है। पश्चिमी घाट जो पश्चिमी तटीय मैदान के पास स्थित है। इसमें आप ध्यान रखेंगे पहले पश्चिमी तटीय मैदान की स्थिति। यह भारत का पश्चिमी तटीय मैदान उत्तर में महाराष्ट्र से शुरू होकर पूरा केरल राज्य तक फैला हुआ है। पश्चिमी घाट है जो पूर्वी घाट की अपेक्षा अधिक ऊंचा है। इसका ढलान है जो पूर्व की तरफ है, इसलिए पश्चिमी घाट से निकलने वाली समस्त नदियां अपने उद्गम स्थल से अपने जल का प्रवाह पूर्वी घाट की तरफ ले जाती है। यहाँ से निकलने वाली प्रमुख नदियों में आपको ध्यान रखना है गोदावरी नदी, फिर है कृष्णा नदी, कृष्णा की सहायक नदी है तुंगभद्रा नदी, इसके बाद है जो कावेरी नदी। मुख्य रूप से आप पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदियों में 4 नदियों का नाम ध्यान रखेंगे, गोदावरी, कृष्णा, तुंगभद्रा जो कि कृष्णा की सहायक नदी है, और कावेरी नदी। ये नदियां पश्चिमी घाट के उद्गम स्थल से निकलने के बाद पूरब की तरफ बहते हुए अपना जल है जो बंगाल की खाड़ी में गिराती है। कहाँ जाएगी? पश्चिमी घाट से निकलेगी, प्रवाह इसका पूरब की तरफ है और पूरे पूर्वी घाट को पार करके ये अपना जल क्या करेगी? बंगाल की खाड़ी में प्रवाहित करेगी। अपने उद्गम स्थल से लेकर बंगाल की खाड़ी तक मिलने तक पूर्वी घाट में ये इतनी सारी नदियों का प्रवाह एक साथ होने के कारण पूर्वी घाट है जो उसका तट कैसा है? कटा छटा तट है। ये नदियां समुद्र से मिलने से पहले है जो डेल्टा का निर्माण करती है। सारी पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदियों को देखिए, महानदी भी यहाँ डेल्टा बना रही है, ये गोदावरी नदी का डेल्टा है, इस तरफ आप कृष्णा नदी का डेल्टा देखो और नीचे ये कावेरी नदी का डेल्टा है। डेल्टा क्या होता है? नदियां समुद्र से मिलने पर मुहावनों पर है जो अनेक वितरिकाओं में बढ़ जाती है और वो क्या करती है? डेल्टाओं का निर्माण करती है।
पिछले वीडियो में हमने सुंदरवन का डेल्टा पढ़ा था, जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा यहाँ बांग्लादेश में बंगाल की खाड़ी में बनाया जाता है। पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदियां जो बंगाल की खाड़ी में अपना जल ले जाती है, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली लगभग सभी नदियां हैं जो क्या बनाएगी, डेल्टा बनाएगी, और अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं जो ज्वार नतमुख बनाएगी। सारी नदियों की स्थिति आप समझ गए होंगे। अब हम इसको रीड करते हैं। प्रायद्वीपीय नदियां। प्रायद्वीपीय नदियां, प्रायद्वीपीय भारत में मुख्य जल विभाजक का निर्माण कौन करता है? पश्चिमी घाट करता है। पश्चिमी घाट क्या करेगा? पश्चिमी घाट के पूर्व की ओर बहने वाली नदियां जाएगी बंगाल की खाड़ी में, और पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां जाएगी अरब सागर में। तो ये एक तरह से क्या करेगा? जल विभाजक का कार्य करता है। जो पश्चिमी तट के निकट उत्तर से दक्षिण की ओर स्थित है। प्रायद्वीपीय भाग की अधिकतर मुख्य नदियां, जिसमें महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी पूर्व की ओर बहती है तथा बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। ये नदियां अपने मुहानों पर डेल्टा का निर्माण करती है। पश्चिमी घाट से पश्चिम में बहने वाली अनेक छोटी छोटी धाराएं, जिसमें नर्मदा और तापी दो ही बड़ी नदियां हैं जो पश्चिम की तरफ बहती है और ज्वार नतमुख का निर्माण करती है। दो शब्द ध्यान रखना है, एक डेल्टा और एक ज्वार नतमुख। जो पूरब की ओर बह के जाएगी बंगाल की खाड़ी में, वो अधिकांश नदियां डेल्टा बनाती है, और जो पश्चिम की ओर बहकर जाएगी अरब सागर में गिरेगी, वो ज्वार नतमुख बनाती है। प्रायद्वीपीय नदियों की अपवाह द्रोणियां आकार में अपेक्षाकृत छोटी है। ये पहले वीडियो में आपको बता दिया था कि हिमालय की नदियों की अपेक्षा प्रायद्वीपीय नदियों का अपवाह क्रम क्या है? छोटा है। दूसरा, हिमालय की नदियां बारहमासी नदियां है, इनमें है जो ग्लेशियरों से बर्फ पिघलने के कारण लगातार पानी का प्रवाह बना रहता है, जबकि प्रायद्वीपीय नदियां है जो मानसून के समय अधिक अच्छी वर्षा से वहां उन नदियों में प्रवाह अच्छा रहता है। वर्षा कम होते ही पानी क्या करेगा? धीरे धीरे नदियों में कम हो जाएगा और नदियां छोटी व छिछले आकार में बहना शुरू कर देगी। सबसे पहले नर्मदा द्रोणी। नर्मदा नदी का उद्गम मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ियों से होता है। यह पश्चिम की ओर एक भ्रंश घाटी में बहती है। भ्रंश घाटी क्या होता है? ये दो पर्वत श्रेणियां हैं, ठीक है। पृथ्वी के भूगर्भीय हलचलों की वजह से इन दोनों पर्वत श्रेणियों के बीच की दूरी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो बीच में जो घाटी तैयार होगी उसे क्या कहेंगे? भ्रंश घाटी कहेंगे। समुद्र तक पहुंचने के क्रम में यह नदी बहुत से दर्शनीय स्थलों का निर्माण करती है। सबसे पहले ध्यान रखना, भ्रंश घाटी बना रही है, तो भ्रंश घाटी से बहेगी तब ये क्या करेगी? दर्शनीय स्थलों का निर्माण करेगी। जबलपुर के निकट ये संगमरमर के शैलों में यह नदी गहरे घाट से बहती है। यहाँ यह तीव्र ढाल से गिरती है और धुआंधार जल प्रपात बनाती है। धुआंधार जल प्रपात यानी क्या? जब पानी बहुत तीव्र ढाल पर ऊंचाई से नीचे गिरेगा तो पानी बिल्कुल सफेद दूध की तरह पानी में झाग उठने लगेंगे, जिसके वजह से उन्हें क्या कहते हैं? धुआंधार प्रपात कहा जाता है। पश्चिमी घाट की नदियों में आम पढ़ रहे हैं। प्रमुख रूप से पहले नर्मदा नदी द्रोणी का लिया है हमने। नर्मदा की सभी सहायक नदियां बहुत छोटी है। इनमें से अधिकतर समकोण पर मुख्य धारा में मिलती है, यानी ये नर्मदा इस तरह से बहती हुई जा रही है। जो मुख्य धारा पर नदी आके मिलेगी वो छोटी छोटी नदियां इस तरह से मिलेगी कि वो समकोण को काटते हुए नजर आएगी, यानी पूरे 90 डिग्री का कोण बनाती है। नर्मदा द्रोणी मध्य प्रदेश और गुजरात के कुछ भागों में विस्तृत है। अब देखिए, नर्मदा नदी जिस तरह से गंगा नदी पर सरकार नमामि गंगे परियोजना चला रही है, उसी तरह से नर्मदा नदी के संरक्षण के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा नमामि देवी नर्मदे नाम की एक योजना प्रारंभ की गई है। दूसरी नदी तापी, ये मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में सतपुड़ा की श्रृंखलाओं में से निकलती है। यह भी नर्मदा के समानांतर एक भ्रंश घाटी में बहती है, लेकिन इसकी लंबाई बहुत कम है। इसकी द्रोणी मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र राज्य में है। दोनों ही नदियां, नर्मदा और तापी दोनों ही नदियां है जो सतपुड़ा की पहाड़ियों से निकलती है। एक अमरकंटक की पहाड़ी से निकल रही है सतपुड़ा के पास ही,
और ये है जो बैतूल जिले से निकल रही है। दोनों ही फ्रंस घाटी में बहती है, वो जबलपुर के पास है जो संगमर की घाटी में बहती हुई निकलती है। लेकिन इस नदी का, ताप्ती नदी की लंबाई क्या है, बहुत कम है। यह मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र 3 राज्यों में बहती है। अरब सागर तथा पश्चिमी घाट के बीच का तटीय मैदान बहुत अधिक संकीर्ण है, इसलिए तटीय नदियों की लंबाई बहुत कम है। पश्चिम की ओर बहने वाली मुख्य नदियों में आप अन्य नदियों में देखेंगे साबरमती, माही, भारतपुंजा और पेरियार है। इसमें 2 नदी ध्यान रखना है, माही और साबरमती नदी, ये दोनों ही मध्य प्रदेश से, माही नदी मध्य प्रदेश से निकलती है, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में बहती है। साबरमती नदी ये राजस्थान से निकलती है, गुजरात में बहती है। भारतपुंजा नदी ये और पेरियार नदी, ये दोनों दक्षिणी घाट की सबसे अंतिम नदियां है। पेरियार नदी केरल से बहते हुए अरब सागर में गिरती है। सभी राज्यों के नाम बता दिए। माई का ध्यान रखना है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। साबरमती है जो राजस्थान और गुजरात में। भारतपुंजा और पेरियार ये दक्षिण भारत की नदियां है, जिसमें पेरियार है जो केरल राज्य की प्रमुख नदी है। अब हम पढ़ेंगे पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदियां। इसमें सबसे पहले है गोदावरी नदी। गोदावरी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। अब देखो, प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली सबसे बड़ी नदी गोदावरी नदी। भारत में पूछे सबसे बड़ी नदी तो गंगा नदी। हिमालय से निकलने वाली नदियों में सबसे लंबी नदी तो ब्रह्मपुत्र नदी। सभी के प्रश्न अलग होते ही सबके उत्तर भी अलग हो जाएंगे, ध्यान रखना, लेकिन कुछ कुछ समानता इन सब में पाई जाती है। यह महाराष्ट्र के नासिक जिले में पश्चिमी घाट की ढालों से निकलती है। इसकी लंबाई है 1500 किलोमीटर। यह बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। प्रायद्वीपीय नदियों में इसका अपवाह तंत्र सबसे बड़ा है। प्रायद्वीपीय नदियों में किस किस में आएगा? गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, ताप्ती, ये सारी नदियां जो प्रायद्वीपीय नदियां, इनमें से सबसे बड़ा अपवाह तंत्र किसका है? गोदावरी नदी का है। इसकी द्रोणी महाराष्ट्र का लगभग 50% भाग, यानी गोदावरी नदी है जो 50% हिस्सा कहाँ बहती है? महाराष्ट्र में बहती है। फिर ये मध्य प्रदेश, उड़ीसा तथा आंध्र प्रदेश में भी बहती है और अंत में बंगाल की खाड़ी में गिरती है। गोदावरी में अनेक सहायक नदियां हैं, जिसमें पूर्णा, वर्धा, प्राहिंता, माजरा, वैनगंगा, पैनगंगा, ये सब गोदावरी की सहायक नदियां हैं। इनमें से अंतिम तीनों सहायक नदियां बहुत बड़ी है। अंतिम 3 कौन सी हो गई? माजरा, वैनगंगा और पैनगंगा। ये तीनों गोदावरी की सहायक नदियां तो है, लेकिन तीनों नदियां भी बड़ी है। बड़े आकार और विस्तार के कारण इसे दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है। किसे? गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है। भारत की गंगा नदी है तो वो तो भारत की राष्ट्रीय नदी है ही है, लेकिन दक्षिण की गंगा किसे कहा जाता है? गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। नेक्स्ट है महानदी द्रोणी। महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ की उच्च भूमि से होता है। छत्तीसगढ़ की उच्च भूमि में मैंने आपको बताया, मालवा के पठार से लेकर छोटा नागपुर का क्षेत्र जो है, ये पूरा मध्य उच्च भूमि कहलाती है। तो छत्तीसगढ़ के पठार में छोटा मालवा का जो पठार है, वहां से महानदी का उद्गम माना जाता है। यह उड़ीसा से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। लंबाई इसकी 860 किलोमीटर है। इसका अपवाह महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा 4 राज्यों में यह बहते हुए जाती है। नेक्स्ट है कृष्णा नदी। महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट से महाबलेश्वर के निकट से निकलती है। लगभग 1400 किलोमीटर बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तुंगभद्रा, कोयना, घाटप्रभा, मूसी, भीमा इसकी सहायक नदियां हैं। इसकी द्रोणी महाराष्ट्र, कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश में फैली है। द्रोणी का मतलब आपको याद रखना है मुख्य नदी और उसकी सहायक नदियां, यानी जो भी ये सहायक नदियां पढ़ रहे हैं, ये मुख्य नदी और सहायक नदियां जितना क्षेत्र कवर करती है या जितने अपवाह क्षेत्र में ये बहती है, वो उसकी द्रोणी कहलाती है। तो कृष्णा नदी मुख्य रूप से 3 राज्यों में बहती है, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। कावेरी द्रोणी। कावेरी पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी श्रृंखला से निकलती है तथा तमिलनाडु में कुडनूर के दक्षिण में ये बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इसकी लंबाई 760 किलोमीटर है। इसकी प्रमुख सहायक नदियों में
अमरावती, भवानी, हेमावती और काबिनी है। इसकी द्रोणी तमिलनाडु, केरल तथा कर्नाटक में विस्तृत है। ये भी 4 राज्यों में है कावेरी नदी भी। पश्चिमी घाट से निकलने वाली अधिकांश नदियां हैं जो 3 या 4 राज्यों में बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अब देखो, भारत का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात कावेरी नदी बनाती है, ठीक है ना। कावेरी नदी जो पश्चिमी घाट से निकलती है कर्नाटक में ब्रह्मगिरी से, और इसे शिव समुद्र नाम से ये जलप्रपात बनाती है। इस प्रपात से उत्पादित विद्युत से मैसूर, बंगलोर के कोलार स्वर्ण क्षेत्र को प्रदान की जाती है। भारत की सबसे बड़ी सोने की खान कौन सी है? कोलार स्वर्ण क्षेत्र है, जो कि मैसूर कर्नाटक के में स्थित है। अब यहाँ आपको बताया दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात, तो सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? सबसे बड़ा जलप्रपात है जोग जलप्रपात। नाम ध्यान रखना आपको, जोग जलप्रपात। जोग जलप्रपात है जो शरावती नदी के ऊपर बनता है। कावेरी नदी पर बन रहा है शिव समुद्र, ये भी कर्नाटक से निकल रही है। और जोग जलप्रपात जो शरावती नदी पर बनता है वो भी कर्नाटक से निकलती है। यानी भारत के दोनों बड़े जलप्रपात है जो कर्नाटक से निकलने वाली नदियों कावेरी और शरावती नदी पर बने हुए हैं। इस बड़ी नदियों के अतिरिक्त कुछ छोटी नदियां भी है जो पूरब की तरफ बहती है। कौन कौन सी है? दामोदर, ब्रह्मणी, वैतरणी और स्वर्ण रेखा, ठीक है। दामोदर नदी है जो दामोदर, ब्रह्मणी, ये सब है जो नदियां पश्चिमी घाट से ही निकलती है और अपना जल बहाकर कहाँ ले जाती है? बंगाल की खाड़ी में ले जाती है। पृथ्वी के धरातल का 71% भाग जल से ढका हुआ है। आपको पता है 71% भाग जल से है और 29% भाग स्थलीय भाग है। लेकिन इनमें से 97% भाग जल कैसा है? लवणीय जल है। केवल 3% भाग ही हमें जो स्वच्छ जल के रूप में हमें उपलब्ध होता है, और इस 3% में भी 3/4 भाग तो क्या है? हिमानी के रूप में। हम केवल 1% स्वच्छ जल को प्राप्त करते हैं। कहाँ से? नदियों, तालाबों, कुओं, नलकूपों, इनसे जो जल हमें प्राप्त होता है वह 1% जल है जो स्वच्छ जल है। यानी पृथ्वी पर जल तो खूब है, लेकिन पीने योग्य और स्वच्छ जल की मात्रा कितनी है? 3% है। उस 3% में भी 3/4 तो बर्फ के रूप में, जिसे हम सीधा काम में नहीं ले सकते। हम केवल पृथ्वी पर जितना जल है उसका 1% जल ही काम में ले रहे हैं। प्रायद्वीपीय भारत की और हिमालय से निकलने वाली नदियों के बारे में हम पढ़ा। अब हम भारत की प्रमुख झीलों के बारे में देखेंगे। कश्मीर की घाटी तथा प्रसिद्ध डल झील, नाव वाले घरों, शिकारा से आप सभी परिचित होंगे। कश्मीर भारत का उत्तर का राज्य है, जिसे भारत का स्वर्ग कहते हैं। यहाँ पर है जो प्रसिद्ध डल झील है, जिसमें नाव वाले घरों को पर लोग पर्यटन या विचरण करते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? वहां पर कश्मीरी भाषा में शिकारा कहा जाता है। प्रत्येक वर्ष हजारों पर्यटकों को ये आकर्षित करते हैं। इस प्रकार आप अन्य झील वाले स्थानों पर भी गए होंगे, वहां नौकायान, तैराकी व अन्य जलीय खेलों का आनंद लिया होगा। कश्मीर, नैनीताल एवं दूसरे पर्यटन स्थलों पर झीलें नहीं होती तब क्या होता? क्या वे इतने आकर्षित होते जितने कि आज है? हम लोग कहाँ पर्यटन के लिए जाते हैं? जहाँ बहुत ही अच्छा पर्यावरणीय माहौल होता है, अच्छे सुंदर दृश्य होते हैं, पर्यटन स्थल होते हैं, जहाँ झीलें होती है, पानी होता है। हम वहां पर क्या करते हैं? घूमने फिरने के लिए जाते हैं। अगर ये झीलें नहीं होती तो ये हमारे लिए आकर्षण का केंद्र नहीं होता, और हम इनकी जगह ऐसी जगहों को ढूंढते जहां पर हमें इस तरह का पर्यावरण मिल सकता। पर्यटकों के आकर्षण के अतिरिक्त मानव के अन्य कारणों से भी झीलों का महत्व है। पृथ्वी की सतह के गर्त वाले भाग जहाँ जल जमा होता है, इसे झील कहते हैं। अब कुछ शब्दों का अंतर आपको ध्यान रखना है। झील किसे कहते हैं? जिसके चारों तरफ स्थलीय भाग है, ऊंचे उठे हुए स्थलीय भाग है, चारों तरफ स्थलीय भागों से बना हुआ है, घिरा हुआ है, और बीच में अगर कोई खड्डा है और वहां पानी भर जाता है तो उसे हम क्या कहेंगे? झील कहेंगे। एक शब्द होता है झरना। पहाड़ों की ढलान पे सारे जो धीरे धीरे पानी बहता है उसे क्या कहता है? उसे क्या कहते हैं? हम झरना कहते हैं।
तो झील और झरने में अंतर है। झरने का पानी लगातार बहता रहता है, लेकिन झील का पानी है जो स्थिर होता है। इन स्थलीय भागों से भूमिगत रिसाव के कारण झील में पानी इकट्ठा होता है, या फिर मानसूनी वर्षा के कारण इनमें पानी इकट्ठा हो सकता है। कई कई ऐसे क्षेत्र है जहाँ पर बर्फ के पिघलने के कारण भी है जो झीलें बन जाती है। कई है जो समुद्र के किनारे जो झील बनती है उन्हें हम लैगून झील कहते हैं। समुद्र के किनारे क्या होता है, समुद्र है जो लगातार तटों से टकराता रहता है। इन तटों से टकराने के कारण लहरें अपने साथ बहुत सारे अवशेष बहाकर लेके आती है। जब वो वापस लौटती है तो इनमें है जो इतनी अधिक प्रवाह नहीं होता, इस कारण वो क्या करती है, किनारों पर वो सारे जो अपने साथ अवशेष लेके आती है उनका निक्षेपण कर देती है। जब ये निक्षेपण बहुत अधिक ऊंचा हो जाता है, एक ऊंचा टापू के रूप में रूप ले लेता है, और इसके बाद पानी जो तेज वेग से आएगा, वापस लौटते समय वो पानी दोबारा समुद्र में नहीं मिल पाता है, तो धीरे धीरे वो उस क्षेत्र में क्या हो जाएगा, वो पानी समुद्र से अलग होकर एक झील का निर्माण कर देता है, जिसे हम लैगून झील के रूप में जानते हैं। यानी तटों, समुद्री तटों के इलाकों में समुद्री निक्षेप के कारण बनी झीलों को हम क्या कहते हैं, लैगून झीलें कहते हैं। क्योंकि ये समुद्र के पानी से बनी हुई झीलें होती है, इस कारण लैगून झीलें अधिकतर कैसी होती है, खारी झीलें होती है। अब हम आगे देखेंगे, बड़े आकार वाली झीलों को समुद्र कहा जाता है, जिसमें कैस्पियन सागर, ये हमारे एशिया में है, मृत सागर, अरल सागर, तीनों ही झीलें जो एशिया महाद्वीप में आती है। कैस्पियन झील है जो एशिया महाद्वीप और यूरोप महाद्वीप में सीमा रेखा बनाने का भी काम करती है। मृत सागर ये विश्व का सबसे है जो लवणीय सागर है, जिसमें किसी प्रकार की कोई वनस्पति या जीव जंतु नहीं पनपते हैं। और अरल सागर ये भी एशिया का ही भाग है। भारत में बहुत सी झीलें हैं, ये एक दूसरे से आकार और अन्य लक्षणों से भिन्न है। सारी तरह की झीलें बता दी, बर्फ की झीलें, लैगून झीलें और स्थलीय भाग से घिरी हुई झीलें, जिनमें स्थलीय रिसाव के कारण है जो पानी आता रहता है। अधिकतर झीलें स्थायी होती है, इसमें कुछ में केवल वर्षा में ही पानी आता है। अंतर्देशीय अफवाह वाले अर्धशुष्क क्षेत्रों की द्रोणी वाली भी झीलें होती है। अंतर्देशीय अफवाह, इसमें आपको बताया था कि भाई स्थलीय भाग चारों तरफ से ऊपर उठ जाता है, बीच में जो गर्त वाले क्षेत्रों में पानी इकट्ठा हो जाता है, तो वहां क्या बन जाती है, झीलें बन जाती है। यहाँ कुछ ऐसी झीलों का निर्माण हिमानियों एवं बर्फ की चादर की क्रिया के फलस्वरूप ही होता है, जबकि कुछ अन्य झीलें जिनका निर्माण वायु, नदियों और मानवीय क्रियाकलापों के कारण होता है। एक विसर्प नदी बाढ़ वाले क्षेत्रों में कटकर गोखुर झील का निर्माण करती है। स्पीड तथा बार तटीय क्षेत्रों में लैगून का निर्माण करती है। बार क्या हो जाएगा, रोधिका के रूप में। अभी आपको बताया था कि वो किस तरह से समुद्र का जल जब तटों से टकराता है तो उस समय उसका वेग तेज होता है, लेकिन वापस लौटते हुए जल का प्रवाह कम होने के कारण वो अपने साथ निक्षेप कर देती है, पीछे अवशेषण छोड़ देती है, तो वहां पर लैगून झीलों का निर्माण होता है। लैगून झीलों में आपको मुख्य रूप से ध्यान रखना है चिल्का झील, पुलिकट झील और कोलेरू झील। अंतर्देशीय भागों वाली झीलें कभी कभी मौसमी होती है। उदाहरण के लिए राजस्थान की सांबर झील जो एक लवणीय झील है, इस जल का उपयोग किसमें किया जाता है, नमक बनाने के लिए किया जाता है। राजस्थान की नहीं, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील पूछे जाए तो वो होगी सांबर झील, और भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लैगून झील पूछा जाए तो वो होगी चिल्का झील। दोनों में आपको अंतर ध्यान रखना है। अंतर्देशीय अफवाह में पूछा जाए खारे पानी की झील तो सांबर झील है, और लैगून झील में पूछा जाए तो उड़ीसा की चिल्का झील है। मीठे पानी की अधिकांश झीलें हिमालय क्षेत्र में मुख्यतः हिमानी द्वारा बनी होती है। दूसरे शब्दों में तब ये बनी जब हिमानियों ने या कोई नदी द्रोणी गहरी बनाई जो बाद में हिम पिघलने से भर गई, या किसी क्षेत्र में शिलाओं अथवा मिट्टी से हिमानी मार्ग बंद गए। इसके विपरीत आपने सुना ही होगा, उच्च हिमालय प्रदेशों में जो भूस्खलन होते रहते हैं, इन भूस्खलन के कारण या कभी कभी ग्लेशियरों के बड़े बड़े टुकड़े पिघलने के कारण या टूट के गिर जाने के कारण नदियों के मार्ग में क्या आ जाती है, बाधा आ जाती है, जिसके कारण नदी है जो अपने मुख्य मार्ग से कटकर एक अलग दिशा में बहने लग जाती है। तो इस तरह से मार्ग में बाधा उत्पन्न होकर बनने वाली झीलों को हम क्या कहते हैं, हिमानी झीलें कहते हैं। इसके विपरीत जम्मू कश्मीर की जो वुलर झील है वो भूगर्भीय क्रियाओं से बनी है।
भूगर्भीय क्रिया अभी बताया कि भूगर्भ में लगातार हलचलें होती रहती है, जिसके कारण उन हलचलों से भूगर्भीय जो ऊपर के भाग है, स्थलीय भाग, वो आपस में टकराते रहते हैं। तो इस टकराहट से दो स्थिति होती है, वह एक दूसरे से दूर चले जाते हैं। पर्वतीय क्षेत्र में तो वो क्या बनाते हैं, भ्रंश घाटी बनाते हैं। और अगर पर्वतीय क्षेत्र नहीं है, किसी स्थलीय भाग में वो टकराहट होकर वो दूर हो रही है, तो वो क्या कर देगी, वह एक गर्त बना देगी जिसमें झील का निर्माण होता है, जिसे हम वूलर झील कहते हैं। भारत की सबसे बड़े मीठे पानी की यह प्राकृतिक झील है। खारे पानी की झील में सांबर झील और चिल्का झील को ध्यान रखना है, और मीठे पानी में है जो कश्मीर की वूलर झील ध्यान रखना है। डल झील, भीमताल, नैनीताल, लोकताक, बड़ा पानी, ये सभी मीठे पानी की झीलें हैं जो भारत के जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बनी हुई है। इसके अतिरिक्त जल विद्युत के उत्पादन के लिए नदियों पर बांध बनाने में भी झीलों का महत्वपूर्ण कार्य होता है। जैसे भारत का गुरु गोविंद सागर बांध है, भाखड़ा नागल परियोजना, इसके द्वारा है जो क्या किया जाता है, विद्युत उत्पादन किया जाता है। अब झीलों के कार्य, झीलें हमारे मानव जीवन के लिए कहाँ उपयोगी है। झील नदी के बहाव को, झील क्या करेगी, अगर वह किसी नदी से जुड़ी हुई है तो वह उसके बहाव को क्या करेगी, सुचारू करेगी। क्योंकि झील में क्या होगा, अंदर ही स्थलीय भाग से लगातार पानी रिस रिस के आता रहता है, वह उसके नदी के बहाव को सुचारू करती है। दूसरा, वर्षा के समय ये बाढ़ को रोकती है। तीसरा, सूखे मौसम में पानी के बहाव को संतुलित रखती है। तीनों काम करती है। नदी बह रही है तो नदी को सुचारुता प्रदान करती है। वर्षा में अगर बाढ़ आ गई है तो वो अपने अंदर पानी को सोख लेती है, अपने अंदर पानी को इकट्ठा कर लेती है, जिससे बाढ़ को रोकने में आसानी होती है, बाढ़ के पानी को थोड़ा प्रवाह कम करती है। और सूखे मौसम में ये पानी के बहाव को संतुलित करने में सहायता करती है। अगला चौथा काम क्या हो जाएगा, झीलें जो विद्युत उत्पत्ति करने में सहायक होती है। पांचवा, ये जलवायु को सामान्य बनाती है। छठा, ये क्या करेगी, जलवायु परितंत्र को संतुलित करती है। अब जलीय परितंत्र को कैसे संतुलित करेगी, झील में हमेशा ध्यान रखना, झील का जो पानी है ऊपरी सतह का, ये झील बनी हुई है, इसका ऊपरी सतह का पानी जिस पर सूर्य की किरणें लगातार आ रही है, वो पानी तो क्या होगा, गर्म होगा। जबकि झील के अंदर नीचे की तली का पानी है जो ठंडा होता है। तो ये ठंडा और जो गर्म पानी है ये क्या करता है, वहां के आसपास के जलीय परितंत्र को संतुलित करता है। और हमेशा ध्यान रखना, जहाँ गर्म और ठंडी धाराएं मिलती है वहां मछलियों की उत्पत्ति अधिक होती है। झीलों का प्राकृतिक सुंदरता व पर्यटन को बढ़ाती है, ये हमें मनोरंजन भी प्रदान करती है। इस तरह से झीलें हैं जो मनुष्य के जीवन को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती है। नेक्स्ट है नदियों की अर्थव्यवस्था में महत्व। जिस तरह से झीलें हमें महत्वपूर्ण, हमारे जीवन को इतने सारे कार्य करती है, उसी तरह से नदियां भी है जो हमारे अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण हिस्सा निभाती हैं। संपूर्ण मानव इतिहास में नदियों का अत्यधिक महत्व रहा है। नदियों का जल मूल प्राकृतिक संसाधन है तथा अनेक मानवीय क्रियाकलापों के लिए अनिवार्य है। आपने देखा 6, 7, 8 में आप पढ़ते आ रहे हो कि हमारी जितनी भी सभ्यताएं विकसित हुई है, चाहे सिंधु घाटी सभ्यता है, चाहे नील नदी घाटी सभ्यता है, हांगो सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, ये सारी सभ्यताएं नदियों के किनारे ही बसी है। क्योंकि नदियों से उन्हें है जो उचित मात्रा में पानी प्राप्त हो जाता था, कृषि कार्य करते थे, उन्हें सारे के सारे अपने जो दैनिक क्रियाकलाप है जो नदियों के पानी से उनका पूरा हो जाता था। तो नदियां क्या करती है, वह मानवीय क्रियाकलापों के लिए अनिवार्य है। भारत जैसे देश के लिए जहाँ अधिकांश जनसंख्या जीविका के लिए कृषि पर निर्भर है, वहाँ सिंचाई, नौ संचालन, जल विद्युत मार्ग भी क्या करते हैं, नदियों में महत्वपूर्ण कार्य रहा है। अब इसके लिए क्या किया गया है, राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना NRCP, जिसका शुभारंभ कब हुआ था, 1985 में किया गया था। फिर इसी को योजना को आगे गंगा एक्शन प्लान में प्रारंभ कर दिया गया। 1995 में इसे राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के तहत अन्य नदियों से जोड़ने के लिए गंगा कार्य योजना का विस्तार किया गया। नदियां देश का प्रमुख स्रोत है और NRCP क्या करती है, इसका उद्देश्य है नदियों के जल में जो प्रदूषण है उसको कम करना और उनके जल की गुणवत्ता को सुधारना। नदी प्रदूषण, नदी जल की घरेलू, औद्योगिक तथा कृषि में बढ़ती मांग के कारण इसकी गुणवत्ता से प्रभावित होती है।
जिस तरह से हम नदियों के जल का लगातार उपयोग करते रह रहे हैं, उतनी तेजी से हमारे पास नदियों में जल बढ़ नहीं रहा है। हम लोग क्या कर रहे हैं, नदियों के स्वच्छ जल को तो काम में ले रहे हैं, और हमारे काम में लिए गए जल के बाद जो पीछे अवशिष्ट गंदा जल बचता है, हम उसे क्या करते हैं, तुरंत है जो वापस सीवरेज लाइनों के द्वारा नदियों में बहा देते हैं। तो इससे क्या होगी, नदियों के जल की गुणवत्ता प्रभावित होगी, स्वच्छ जल खत्म होगा और नदियां लगातार दूषित होती जाएगी। इसके परिणाम स्वरूप नदियों से अधिक जल की निकासी होती है तथा इनका आयतन घटता जाता है। अब आप देखो, नदियों में जल तो लगातार निकल रहा है, स्वच्छ जल को हम ले रहे हैं और गंदा जल डाल रहे हैं। गंदा जल डालेंगे तो उसके साथ साथ कुछ अपशिष्ट पदार्थ भी जाएंगे जो नदियों के तलों को क्या कहे, समय समय पर बढ़ते जाएंगे, जिसमें नदियों में पानी के जमा होने यानी नदी का आयतन घटता जाएगा। दूसरी ओर उद्योगों का प्रदूषण, अपरिष्कृत कचरे नदी में मिलते रहते हैं जो जल की गुणवत्ता को ही नहीं बल्कि नदी के स्वच्छीकरण की क्षमता को भी प्रभावित करते हैं। समुचित जल प्रवाह में गंगा का जल लगभग 20 किलोमीटर क्षेत्र में फैले बड़े शहरों की गंदगी को तन्नु करके समाहित करता है। तन्नु करके यानी वह अपने अंदर स्वच्छ जल में मिला देता है, ठीक है ना। लेकिन लगातार बढ़ते हुए औद्योगिकरण और शहरीकरण के कारण ऐसा संभव नहीं है। गंगा नदी निरंतर बहने वाली नदी है, ये जो भी गंदगी लेके आती है वो अपने साथ समाहित करके आगे बहाकर ले जाती है और पीछे वापस पुनः स्वच्छ जल छोड़ देती है। लेकिन ये भी क्रिया कब तक होगी, जब तक गंगा नदी में स्वच्छ जल का प्रवाह बना रहेगा। आप जितना ज्यादा औद्योगिकरण करोगे, शहरीकरण करोगे, गंगा नदी है जो उतनी अधिक दूषित होती जाएगी। अगर इसका कुछ ठोस निस्तारण नहीं किया गया तो आने वाले समय में गंगा नदी है जो प्रदूषण से पूरी तरह से प्रदूषित हो जाएगी और फिर हमें स्वच्छ जल नहीं मिल पाएगा। नदियों में बढ़ते प्रदूषण के कारण इनको स्वच्छ बनाने के लिए अनेक कार्य और योजनाएं सरकार द्वारा चालू की जा रही है। इसमें आपने अभी देखा नमामि गंगे परियोजना, नमामि देवी नर्मदे परियोजना, फिर एनआरसीपी द्वारा जो प्रोग्राम किया जा रहा है जिसके द्वारा नदियों को प्रदूषित मुक्त करने का एक कार्यक्रम शुरू किया गया है। फिर इसके अलावा एक और कार्यक्रम है जिसमें है नदी जोड़ो परियोजना। इसके अंतर्गत छोटी छोटी नदियों को मुख्य नदियों के साथ जोड़ने का एक प्रयास किया जा रहा है जिससे हमें है जो निरंतर स्वच्छ जल की प्राप्ति हो सके। आपका चैप्टर 3 आज नदी तंत्र या अपवाह समाप्त हो गया है। आपको इस पूरे चैप्टर को अच्छे से वीडियो को सुनना है, समझना है और इनको याद करना है। धन्यवाद बच्चों।